ओके प्रणव, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में आपने इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था और इनवर्स में आपने हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, 3 स्टेप्स वहां पर है मेनली इनवर्स निकालने के लिए किसी भी फंक्शन में। सबसे पहला तो आप 1 1 on 2 चेक करेंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो आपने सबसे पहले ये शो करना पड़ेगा कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव मैपिंग एंड आफ्टर दिस एफ एक्स की जगह पर वाई लिखते हैं। बिल्कुल रेंज के स्टेप्स हैं, कैसा रेंज फाइंड करते हो। फिर एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं, रेंज में भी यही करते थे। और फिर थर्ड स्टेप है एक्स की जगह पर एफ इनवर्स वाई लिखेंगे तो पूरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई आ जाएगा और बाद में वाई को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, देन वी गेट इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स केवल उन्हीं फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे, मतलब बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। तो आज अपन इस इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो इनवर्स पढ़ते पढ़ते हमने एक दो प्रॉपर्टी तो डिस्कस कर ली थी, लेकिन एक साथ उनको अरेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, किसी फंक्शन के इनवर्स की प्रॉपर्टी। हेडिंग डाल लीजिए। So moving on to its property, and first property है inverse of any function के लिए। कोई भी फंक्शन, जैसा आपको कल भी बताया था ये तो प्रॉपर्टी में कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स are symmetrical about लाइन y बराबर x। ये आपको उस दिन भी बताया था जब आपने log x का और e पावर x का ग्राफ प्लॉट किया था। हमेशा किसी भी फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस लाइन y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मतलब यदि आप y बराबर x प्लस एक प्लेन मिरर रखोगे तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेज आपको दिखेंगे, ठीक है। और आप चाहो तो वो एक रफ स्केच बना सकते हो। ये है लाइन y बराबर x और जब आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया था तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे जाता है और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू log x base e and this is equals to graph of y is equals to e power x और ये है लाइन y बराबर x। तो हमेशा ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी कि आप सिमेट्री देख के भी पहचान सकते हो कि दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं कि नहीं। इनवर्स फंक्शन के ग्राफ हमेशा y बराबर x इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। दूसरा, इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन is unique and बाइजेक्शन also। बाइजेक्शन का मतलब होता है बाइजेक्टिव मैपिंग, 1 1 on 2 मैपिंग।
तो यहाँ पर आपको बोला है कि किसी 1-1 ऑन टू मैपिंग का इनवर्स यूनिक होता है। मतलब यदि आपको कोई फंक्शन दिया है जो 1-1 और ऑन टू दोनों है, तो 1-1 ऑन टू मैपिंग का इनवर्स भी 1-1 ऑन टू होगा, मतलब बाइजेक्टिव होगा और यूनिक होता है। दो चीजें हैं। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, किसी 1-1 ऑन टू मैपिंग का इनवर्स यूनिक होता है और वो 1-1 ऑन टू भी होता है। तो जहां पर बाइजेक्शन वर्ड लिखा है, बाइजेक्शन का मतलब 1-1 ऑन टू मैपिंग। सो इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन मतलब इनवर्स ऑफ 1-1 on 2 mapping is unique and it is 1-1 on 2 also। ठीक है, सो बाइजेक्शन यूनिक होता है और बाइजेक्शन भी होता है। तो दिस इज अवर सेकंड प्रॉपर्टी। जहां पर भी प्रॉपर्टीज में आपको डाउट आएगा उसको पूछ लीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है और यहाँ पे यूनिक का मतलब क्या होगा? क्या? यूनिक का मतलब क्या होगा? यूनिक का मतलब जो होता है वही है यहाँ पर। यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन। इसका मतलब एक फंक्शन का इनवर्स एक ही होगा, एक से ज्यादा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। यदि आप किसी फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली वन, उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं। मूविंग ऑन टू दी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि यदि एफ एंड जी दो फंक्शन है और उनका कंपोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है। आप ये जानते हो कि हर फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन दिए हैं तो हर केस में कंपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉग डिफाइंड होने के लिए आपने पढ़ा है जो जी का रेंज है वो एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ये आपने जब एफ ओ जी और जीओ एफ पढ़ा था, फॉग और गॉफ, तब मैंने आपको वहां पर दिया था। तो ऐसे ही यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि यदि फंक्शन एफ और जी एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ में उनका फॉग भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको आप याद रखें कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एफ ओ जी इनवर्स। मतलब दो फंक्शन के कंपोजिशन का इनवर्स इनके इंडिविजुअल इनवर्स के कंपोजिशन के बराबर होता है, बट ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि एफ ओ जी होगा तो ये जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स है। एंड सिमिलरली GOF ऑफ इनवर्स मतलब इन दो फंक्शन के कंपोजिशन का इनवर्स, तो दिस इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। मतलब आप दो फंक्शंस के लिए पहले उनका कंपोजिशन कर लें, बाद में इनवर्स निकालें, या पहले इनवर्स निकाल लें बाद में कंपोजिशन करें, दोनों बातें सेम आती हैं। बट जब आप इनवर्स निकाल के कंपोजिशन करोगे तो पहले आपने एफ इनवर्स लिखना है, बाद में आपने जी इनवर्स लिखना है। ठीक है, सो जी ओ एफ इनवर्स जो है इट इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। एंड सिमिलरली एफ ओ जी इनवर्स इज इक्वल्स टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। इसको आप बिल्कुल वैसा ही याद रख सकते हो जैसा आप डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ते हो। डी मॉर्गन्स लॉ में आपने पढ़ा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है इट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये याद रखने के लिए बता रहे हैं। डी मॉर्गन्स लॉ जो है उससे आप इसको बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो, और वो ये है कि यदि दो सेट्स हैं आपके पास और उनका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कहलाता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो इससे याद रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा साइड में लिख दिया कि जिन बातों से हमको अपनी बातों को याद रखना है वो साइड में मेंशन करते चले जा रहे हैं। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इससे एक रफ आइडिया मिलेगा। तो बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पर भी दो फंक्शन का कंपोजिशन है, उनके इंडिविजुअल इनवर्स के कंपोजिशन के बराबर होता है, लेकिन जो एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर यदि जीओ एफ है तो यहाँ एफ पहले आएगा और जी बाद में आएगा। और यहाँ पर क्या होता था, यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है आपको। तो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 4। ये इनवर्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, क्वेश्चन में भी यूज हो सकती हैं आपका। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि इफ
f is increasing oblique decreasing function, then its inverse is also increasing या फिर डिक्रीज। एक बार में कोई एक लेना है, या तो आप इंक्रीजिंग लोगे या डिक्रीजिंग लोगे। तो प्रॉपर्टी ये है कि यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, या फिर आप इस प्रॉपर्टी को ऐसा भी समझ सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हो, log x इंक्रीजिंग फंक्शन था और उसका इनवर्स भी जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का इनवर्स इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन का इनवर्स डिक्रीजिंग होता है। मतलब जो क्वालिटी फंक्शन में होगी वही सेम क्वालिटी उसके इनवर्स में भी होती है। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी। और ये बात अपन ने फंक्शंस के जब इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया था तो साथ साथ आपको बता दिया था, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि इफ f and g are inverse of each other, if f and g are inverse of each other, then FOG of x equals to GOF of x equals to x। ये आपको लास्ट टाइम बताया ही था कि यदि किसी फंक्शन पर आप उसका इनवर्स अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। तो यहाँ पर चूंकि f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो आप यदि फंक्शन पे उसका इनवर्स अप्लाई करें या इनवर्स पे उसका फंक्शन अप्लाई करें तो हमको हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी अपन ने डेफिनेशन के वक्त ही देखी थी। तो दीज आर दी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। किसी फंक्शन के इनवर्स में इतनी खासियत होती है, और अपन एक दो क्वेश्चन इनवर्स के कर रहे हैं अगले पेज पर, फिर अपन आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। And moving on to page number 2 where we discuss some questions on inverse of any function। वैसे मेथड आपको बताई थी, वो मेथड एक दो क्वेश्चन के थ्रू मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट सम भी लेंगे, कुछ बेसिक सम भी हम यहाँ पर ले रहे हैं, दोनों टाइप के सम ले रहे हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, here we discuss some question based upon inverse of any function। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ये है, मैं यदि फंक्शन ले लेता हूँ f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 4, तो इसका इनवर्स कितना हो? इफ defined such that f of x equals to 3x minus 4, then find f inverse x। इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब आप इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम कराया भी था आपको। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, जब सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा तो आप ये शो करेंगे कि ये 1 1 ऑन टू मैपिंग है, बट दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, स्ट्रेट लाइन है। दिस फंक्शन डिफाइन एवरीवेयर, और इसका जो रेंज है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर आता है, इसलिए फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है। तो अपन डायरेक्ट इनवर्स के स्टेप देख रहे हैं। इनवर्स के स्टेप में आपने सबसे पहला स्टेप लिखा था कि f(x) की जगह पर y लिखना होता है, एंड आफ्टर दिस x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, विच गिव्स यू y + 4/3। इन नेक्स्ट स्टेप x की जगह पर f इनवर्स y लिखेंगे,
So it is y plus 4 upon 3 and therefore the required inverse f inverse x is equals to x plus 4 upon 3. This is our answer. ये फंक्शन का इनवर्स हो गया. हर बार इनवर्स के लिए सेम स्टेप्स करेंगे. 2-3 क्वेश्चन में मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. बिल्कुल सेम फंक्शन हम आर से आर पर ले ले रहे हैं. एक फंक्शन हमको दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x. टू एक्स प्लस 1 माइनस 3. Then here we find its inverse. F inverse x कितना? ये क्वेश्चन मार्क. तो सॉल्यूशन आप देखिए इस फंक्शन का. fx की जगह पर क्या लिखते हैं? y 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x. अब अगला स्टेप है कि आपको x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना है. तो हाउ वी फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में तो बड़ा इजीली कन्वर्ट हो जाता था. इसमें कन्वर्ट करना है तो तरीका यह है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप वी गेट y माइनस 3xy इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1. नेक्स्ट स्टेप में अपन ने y वाले टर्म्स एक तरफ कर देने. तो ये 1 को मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया. ये 3xy को वहां पर लेके गया. 1 यहाँ पर आएगा तो इट इज y माइनस 1. ये वहां पर जाएगा तो x कॉमन हो जाता है 2 प्लस 3x. और therefore we get x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y. सर 3y आएगा ना? क्या बोले? क्या बोले? 3y आएगा ना सर वहाँ पे? x को कॉमन निकाले तो 2 प्लस 3y. हाँ 3y. ठीक है. सो ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y एंड therefore x की जगह पर ये दूसरा स्टेप है. x की जगह f इनवर्स y लिखेंगे which is y minus 1 upon 2 plus 3y. और फाइनल आंसर हमारा y को x से रिप्लेस कर देंगे. So f inverse x is equals to x minus 1 upon 2 plus 3. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कोई डाउट होगा तो पूछो. तो ये दो बहुत बेसिक सवाल थे. हमेशा स्टेप हमेशा याद रखेंगे. शुरू के 2 स्टेप्स कॉमन है जो रेंज के स्टेप्स होते हैं. fx की जगह y लिखना है, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना है. और यहाँ इनवर्स निकालने के लिए थर्ड स्टेप है, x की जगह f इनवर्स y लिखते हैं और उसी में फिर y को x से रिप्लेस कर देते हैं. सो वी गेट इनवर्स ऑफ फंक्शन. 1-2 क्वेश्चन और अपन यहाँ पर देख रहे हैं. सर बोलो हर्ष. सर सेकंड वाले क्वेश्चन में अपन बताएंगे कैसे कि वो फंक्शन बाइजेक्शन है. उसका रेंज निकालना और उसका डोमेन, और जो फंक्शन का डोमेन और रेंज दिया है उसे कंपेयर करना है. फंक्शन 1-1 on 2 मैपिंग है कि नहीं. दिस फंक्शन डिफाइन एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1/3. केवल 1/3 को छोड़ दें तो बाकी ये फंक्शन हर जगह डिफाइंड है. ठीक है. सो डोमेन आपको इस तरीके से मिल जाएगा. डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 1/3. अब 1-1 चेक करने के लिए आपको कई सारे तरीके बताए हैं. ग्राफ आता है तो ग्राफ प्लॉट कर लो. नहीं आता ग्राफ तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के ये चेक कर लो कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव केवल पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, केवल नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. और यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फिर फंक्शन 1-1 होगा. तो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे. या तो fx1 बराबर fx2 लेके चलें और x1 बराबर x2 आ जाए तो फंक्शन 1-1 हो जाएगा. ग्राफ का आइडिया होगा तो ग्राफ प्लॉट कर लो, और नहीं होगा तो फिर फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करेंगे. ठीक है. यस सर. चलिए पेज नंबर 3 पर चलते हैं. कहाँ चला गया? तो थर्ड पेज देखेंगे. ये सब्जेक्टिव एग्जाम के क्वेश्चन जो है ना वो आप टेक्स्ट बुक से निकालिए. इनवर्स पे जितने क्वेश्चन है सब लगा डालिए. आपको हर फंक्शन को 1-1 on 2 में कन्वर्जन आ जाएगा वहां पर. तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको फंक्शन को 1-1 on 2 चेक नहीं करना है, क्योंकि वो चेक करने जाओगे तो आधा घंटे का समय लगेगा. उसमें तो 10 क्वेश्चन बनते. ठीक है. तो इसलिए बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे कि अपन उसको 1-1 on 2 दिखा रहे हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया
और उसका इनवर्स निकालने के स्टेप डाल दिए। जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि हमारा फंक्शन है एफ एफ एक्स इक्वल्स टू टेन पावर एक्स माइनस टेन पावर माइनस एक्स अपॉन टेन पावर एक्स प्लस टेन पावर ऑफ माइनस। ये फंक्शन है, वी हैव टू फाइंड इट्स इनवर्स। इस फंक्शन का इनवर्स हमको निकालना, टेन पावर एक्स प्लस टेन पावर माइनस एक्स अपॉन टेन पावर एक्स, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अब इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप इनवर्स का हमारा ये है कि वी हैव टू पुट एफ एक्स की जगह पर वाई, एफ एक्स की जगह वाई लिखना है। ये स्टेप तो बड़ा सिंपल सा है। दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, वो कन्वर्जन कर लिया तो इनवर्स आ गया। दूसरा स्टेप है कि आपको एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखते आना चाहिए। वी हैव टू राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो देखिए एक्स को वाई के टर्म्स में कैसे लिखें। सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप ये है कि एफ एक्स की जगह पर वाई लिख दीजिए। ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अपन यहाँ पर एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख रहे हैं। तो देखिए ये जो टेन पावर माइनस एक्स है, इसको वन अपॉन टेन पावर एक्स लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में वी गेट वाई अपॉन वन इज इक्वल टू टेन पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन टेन पावर टू एक्स प्लस वन। और अब अपन यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से वी गेट y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन एंड दिस गिव्स यू, इन दोनों को ऐड करके न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया और ये माइनस को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी गेट y प्लस वन अपॉन माइनस वाई प्लस वन is equals to 10 power x, 10 power 2x है। So therefore 2x is equals to आ गया log 1 plus y upon 1 minus y and therefore x in terms of y आ गया 1 upon 2 log का बेस 10 रहेगा, 1 plus y upon 1 minus y और फाइनली x की जगह f इनवर्स y लिखना है और फिर y को x से रिप्लेस कर देना है। So f inverse x जो आ गया, it is half log base 10 1 plus x upon 1 minus x. This is the inverse of function. ये जेई में क्वेश्चन आपका आ चुका है AIEEE में और इस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। कहीं पर आपको डाउट गया हो तो पूछ लीजिए। सबसे पहले इसको fx की जगह पर y लिख दिया। दूसरा स्टेप, दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, सो x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। वंस वी गेट x इन टर्म्स ऑफ y, तो x की जगह f इनवर्स y लिखते हैं और फिर उसमें y को x से रिप्लेस कर देते हैं। सो वी गेट दिस f इनवर्स x, फंक्शन का इनवर्स आएगा हाफ ऑफ लॉग बेस 10 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। मूविंग ऑन टू एक और ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है सर हाँ बोलो। सर सेकंड स्टेप फिर से बताना। सेकंड स्टेप मतलब ये यस सर। ये 10 पावर x एज सच है, इसको 1 अपॉन 10 पावर x लिख सकते हैं। ये 10 पावर x एज सच है, इसको 1 अपॉन 10 पावर x अभी आ जाएगा। अभी हो जाएगा हर्ष। हाँ ओके सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो ये मिल जाता है।
कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज ये मान के चलेंगे कि आप समझ रहे हो हर चीज, ठीक है, और खुद से करिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आते हैं, इतना नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलते हैं अभी आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज f of x equals to 2 raised to the power x minus 1 and we have to find its inverse। ये फंक्शन का हमको इनवर्स निकालना है, 2 पावर x minus 1। तो हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, वही स्टेप्स हैं सेम। क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन के लिए fx की जगह पर y लिख देंगे, ये सच है 2 पावर x minus 1। उसके बाद आपको x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो अपन ये एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, x minus 1 is equals to log y base 2। ओपन कर दीजिए, क्वाड्रेटिक बन जाता है x स्क्वायर माइनस x माइनस log y base 2 equals to 0 and therefore x equals to minus b plus minus b square minus 4ac अपॉन 2। ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y, और आफ्टर दिस x को y के टर्म्स में लिखने के बाद आप यहाँ पर x की जगह पर f इनवर्स y लिखोगे, so therefore f इनवर्स y is equals to 1 plus minus root over 1 plus 4 log y base 2 divided by 2। और लास्ट स्टेप में y को x से रिप्लेस कर देंगे, so therefore f inverse of x equals to 1 plus minus square root over 1 plus 4 log x base 2 upon 2। दिस इज इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। लेकिन अब आप देख रहे हो यहाँ पर इनवर्स में, इस क्वेश्चन में दो साइन दिए हैं, प्लस का और माइनस का, और आपने ये पढ़ा है कि इनवर्स जो है वो किसी फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है। एक से ज्यादा इनवर्स आपको नहीं मिलते, और चूंकि यहाँ पर दो साइन आ रहे हैं तो इसलिए क्वेश्चन में ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन दिया है जो मैंने वहां पर मेंशन नहीं किया था, तो वो रिस्ट्रिक्शन मैं आपको देख के बता रहा हूँ कि एक्चुअली वो रिस्ट्रिक्शन क्या थी। फंक्शन का इनवर्स एक और एक मिलेगा, तो यहाँ से हम माइनस का साइन निगलेक्ट करेंगे, और उसके पीछे रीजन ये है कि फंक्शन आपको केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन करके दिया था, और वो रिस्ट्रिक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट वेट करें। Particularly inverse function, और अभी बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, मैं एक दो क्वेश्चन और अभी आपको इनवर्स पे दूंगा होमवर्क में, आप उनको ट्राई करिएगा। अरे इसका क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन ये था कि फंक्शन आपको केवल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन किया, वो भी 1 से इन्फिनिटी, ये तो ये रिस्ट्रिक्शन था उसमें। f इज डिफाइंड फ्रॉम 1, infinity टू सेट ऑफ रियल। और इस रिस्ट्रिक्शन के कारण, क्योंकि केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस के बजाय माइनस का साइन, सॉरी माइनस के बजाय प्लस का साइन लेंगे। तो एक बार में आपको एक ही इनवर्स मिलेगा। यदि एक से ज्यादा इस तरीके से मिल जाते हैं तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन के कारण यहाँ पर एक साइन निगलेक्ट करेंगे। सो फाइनली जब अपन आंसर लिखेंगे तो केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे। तो आंसर इसका 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 4 log y बेस 2 है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि इन दो क्वेश्चन में अपन ने ये सीखा कि जब ऐसे फंक्शन आ जाते हैं
तो मेन स्टेप आपका एक और केवल एक है, और वो ये है कि x को इन टर्म्स ऑफ आपने y लिखना है। वंस यू राइट x इन टर्म्स ऑफ y, फिर आपका काम बड़ा आसान है। इतना ही काम रेंज के वक्त भी किया जाता है, किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना है, यही स्टेप है, यहाँ तक कॉमन है। और उसके बाद इनवर्स के स्टेप तो बड़े इजी हो जाते हैं। रेंज में यहाँ पर फिर अपन वो वैल्यूज ऑफ y निकालते हैं जहाँ पर x डिफाइंड होगा, वो रेंज का कंसेप्ट है। और इनवर्स में अपन ने केवल इतना करना है कि जहां पर x बन गया उसकी जगह f इनवर्स y, और फाइनल स्टेप में y की जगह पर x लिखते हैं। चूंकि इनवर्स यूनिक होता है, यहाँ दो साइन आ रहे हैं, सो वी कंसीडर हियर पॉजिटिव साइन सिंस आवर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 1 to infinity टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आपका कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। तो फाइनल आंसर हमारा जब आप लिखोगे, सो इनवर्स ऑफ फंक्शन जो है, यूनिक का मतलब ये होता है एक और केवल एक वैल्यू मिलेगी। सो इट इज 1 प्लस square root over 1 plus 4 log x base 2 divided by। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर हाँ सर यहाँ पे हम लोग एफ इनवर्स ऑफ वाई क्यों लिखते डायरेक्ट? ये तो अंडरस्टूड है ना सर कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी बन सकता है करके। नहीं, एफ इनवर्स एक्स कैसे बन रहा है? ये एक्स आपको ये बताया था ना कि यदि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने ये बात सीखी थी कि एफ एक्स बराबर वाई हो और फंक्शन एफ का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, तो आपने ये लिखा था कि एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई होता है। और यदि ऐसा लिखा हो तो अपन उसको डबल इम्प्लीकेशन के साथ ये एक बात लिखाई थी। तो मैं सबसे पहले स्टेप में एफ एक्स की जगह पर वाई लिखा, और हमने ये फंक्शन को मान के चला है कि फंक्शन 1 1 और 2 है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आगे जब कहीं x बन जाएगा तो फिर मैं x की जगह पर क्या लिखूंगा, एफ इनवर्स y लिखूंगा। इसलिए x की जगह एफ इनवर्स y लिखते हैं। ठीक है अंशु? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर सर लेकिन जो पावर जो एक्स एक्स माइनस वन वो तो हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है ना? हाँ, 1 से इन्फिनिटी तक ये क्यों है? नहीं उसका रीजन मैं एग्जैक्ट आपको उसका रेंज बताता हूँ। वो तो डिपेंड करेगा ना, आप उस पर मत जाइए। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना डिफाइन किया है। हर बारी ये जरूरी नहीं है कि कई फंक्शन जैसे साइन एक्स फंक्शन तो डिफाइन एवरीवेयर होता है, तो कई बार साइन एक्स के लिए डोमेन आपका जरूरी नहीं है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। क्वेश्चन में ये देने का मतलब ये नहीं है कि फंक्शन केवल इतनी जगह पे ही डिफाइंड होता है, इतने से कम पर होगा तो उतने के लिए भी बना के आपको डोमेन सॉरी इनवर्स पूछ सकते हैं। ठीक है ऋषभ, क्लियर हुआ कुछ? सर मतलब जैसे अगर उन्होंने बोला है कि फंक्शन 1 से इन्फिनिटी से आर तक डिफाइंड है, तो अपन को फंक्शन जो दिया है तो उसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग? क्योंकि जो फंक्शन दिया है वो तो मतलब किसी भी एक्स वैल्यू के लिए डिफाइंड है ना, तो 1 से इन्फिनिटी तक उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने ये बोला कि केवल इतने के लिए आप लेके चलो, बाकी डिफाइंड है वो, उसका मतलब ये नहीं हुआ। यहाँ पर कोई फंक्शन यदि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डिफाइंड है, और मैं यदि क्वेश्चन में उसको 0 से इन्फिनिटी दे दूं, तो यहाँ पर आपको केवल इसका मतलब ये नहीं निकालना है कि फंक्शन का डोमेन 0 से इन्फिनिटी हो गया। डोमेन भले ही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन अभी अपन जो फंक्शन की बात कर रहे हैं वो 0 से इन्फिनिटी तक के लिए बात करें। तो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, एक फंक्शन एफ जो है वो इस तरीके से डिफाइन, इसका जो बेसिक फंक्शन जो दिया था वो दिया था एफ फ्रॉम 1 इन्फिनिटी टू 1 इन्फिनिटी, ऐसा दिया था ये फंक्शन। और अब आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो ये तुम्हारा कहना सही है कि दिस फंक्शन डिफाइन एवरीवेयर, ये फंक्शन का डोमेन तो सब कुछ है, हर जगह डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पर अपन को केवल इस फंक्शन को 1 से इन्फिनिटी तक के लिए ही बात करनी है। 1 से इन्फिनिटी के लिए अपन इस फंक्शन का डोमेन सॉरी इनवर्स निकाल रहे हैं, 2 पावर एक्स एक्स माइनस 1। ठीक है हाँ अभी? सर, हाँ सर समझा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब आप इनवर्स के ऐसे क्वेश्चन बनाइएगा, टेक्स्ट बुक से भी बनाइएगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिएगा।
सब्जेक्टिव में जब भी क्वेश्चन आपको आएंगे, आप सब्जेक्टिव के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स के क्वेश्चन ले लो और उसमें जो जो क्वेश्चन आए हैं उनका 1 1 ऑन 2 कैसे चेक करते हैं, हर फंक्शन का आप 1 1 ऑन 2 अच्छे से लिखना सीख लेना। वहां पर ऑब्जेक्टिव में कहीं भी ये मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। हाँ, जब 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में आपको ये दे रखा हो कि फंक्शन इज नॉन इन्वर्टिबल, मतलब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस एक सिचुएशन में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं फंक्शन 1 1 ऑन 2 में से कोई एक चीज मिस तो नहीं कर गया, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक बात मिस होगी तभी फंक्शन नॉन इन्वर्टिबल होगा। तो इसलिए जब 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में नॉन इन्वर्टिबल या इनवर्स डज नॉट डिफाइन ऐसा कुछ आ जाए, तब आप 1 1 ऑन 2 पे फोकस करिएगा। अदरवाइज 4 ऑप्शन में ऐसी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, तब तो बिंदास आप फंक्शन का इनवर्स सीधा निकालना शुरू कर देना। ठीक है, इसको याद रखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। नहीं, 12th का सब्जेक्टिव पढ़ने वाले को कुछ डिफिकल्ट नहीं होता प्रणव, आप पढ़ाई करो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। चलते हैं मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। चलिए, तो एक तो ये हो गया। अब आपका लास्ट टॉपिक इसमें है फंक्शन के चैप्टर में, और वो है पीरियोडिक फंक्शन। हेडिंग डालें। जो भी पेज नंबर है वो डाल लीजिए। पीरियोडिक फंक्शन, तो जैसे नाम से ही शो हो रहा है, आपके भी हर रोज डेली 3 पीरियड लगते हैं। और पीरियड का मतलब ही ये होता है कि पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई बात रिपीट हो रही है, तो उसको अपन पीरियोडिक फंक्शन बोले। जैसे एक बच्चा है, उसके पास 7 टी शर्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के। मंडे को एक कलर पहनता, ट्यूसडे को दूसरे कलर का टी शर्ट पहनता, और इस तरीके से 7 दिन में वो 7 कलर के टी शर्ट पहनता, और फिर अगले वीक में वो रिपीट करता है उन्हीं 7 को। तो उसका पीरियड जो हो गया वो 7 हो गया। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है ऐसा फंक्शन जो एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। आपने ये पढ़ा है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शन। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, हर फंक्शन पीरियोडिक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेंथ इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। सो डेफिनेशन लिख लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन की एक लाइन में। एनी फंक्शन एफ एक्स लिखिए, एनी फंक्शन एफ एक्स is said to be periodic. Any function fx is said to be periodic if it repeats all its value after a definite length interval. Any function fx said to be periodic if it repeats all its values after a definite length interval. और आगे लिखेंगे कॉमा लगा के, and this length of interval is called period of the function. And this length of interval is called the period of the function. तो दो बातें हैं।
फंक्शन पीरियोडिक कब होगा? जब वो पर्टिकुलर लेंथ इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा, और जितनी लेंथ के बाद वो रिपीट अपनी वैल्यूज को कर रहा है उस लेंथ को अपन पीरियड ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। तो दो बातें हैं पीरियड में, या तो आपको पीरियड ऑफ द फंक्शन पूछा जाता है, जनरली पीरियड ऑफ द फंक्शन ही पूछा जाता है, या फिर ये पहचानने को आता है कि फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं। ठीक है, और मैथमेटिकली यदि इसी डेफिनेशन को अपन देखें, ये तो वर्ड्स में डेफिनेशन हो गई, मैथमेटिकली यही डेफिनेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, तो मतलब आप इसको सेकंड डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। तो मैथमेटिकली a function fx is said to be periodic if there exists at least one positive real number capital T such that f of x plus t equals to fx for all x belongs to domain of the function f। ये हो गया पीरियडिक फंक्शन का डेफिनेशन। fx को आप पीरियडिक तब बोलेंगे जब आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर, कम से कम एक पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल T ऐसा मिल जाए कि f ऑफ x, मतलब यदि किसी फंक्शन को पीरियडिक पहचानना है तो आपको यदि ग्राफ, क्योंकि ग्राफ का आइडिया होगा तभी तो आप ये देख पाओगे कि वो कितनी लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है। मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ आपको नहीं पता है तो आप उसकी इस डेफिनेशन से भी फंक्शन को पीरियडिक पहचान सकते हैं, और यहाँ पर ये जो t बना उस t को अपन फंक्शन का पीरियड बोलेंगे। एंड the least value of capital T is called fundamental period of function। यह है पीरियडिक फंक्शन का डेफिनेशन। किसी फंक्शन को यदि आपने पीरियडिक पहचानना है तो आपने एक लीस्ट नंबर T ऐसा कम से कम शो करना है ताकि f ऑफ x प्लस टी fx हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यदि sin x फंक्शन ले लें तो आप ये जानते हो कि sin 360 प्लस थीटा जो है वो sin थीटा के बराबर। अब आप इससे कंपेयर करोगे तो फंक्शन f की जगह हमारा sin है, x की जगह तो x ही है, और t की जगह पर 2 पाई है, तो यहाँ पर जो पीरियड ऑफ द फंक्शन हो गया 2 पाई। अब एक बात और आप ये समझें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियड एंड फंडामेंटल पीरियड। ये जो वर्ड अपन ने डाला है फंडामेंटल पीरियड, ये एक्चुअली क्या है? तो जनरली जब आप किसी फंक्शन का पीरियड निकालते हैं तो आप उसका फंडामेंटल पीरियड ही लिख के आएंगे। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जब आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जाता है तो आप जनरली प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो उसकी मेन ब्रांच होती है, जो उसकी मेन स्ट्रीम होती है। मतलब यदि आप sin x फंक्शन को देखें तो sin x फंक्शन कितनी लेंथ के बाद अपने आप को रिपीट करता है? तो sin x फंक्शन 2 पाई लेंथ के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो क्या ये बोलना गलत है? अपन ऐसा भी तो कह सकते थे कि साइन यदि मैं 360 प्लस थीटा करूं तो sin x आता ही है, लेकिन साइन 2 पाई नहीं 4 पाई, sin x प्लस 4 पाई का वैल्यू, क्या ये sin x नहीं आएगा? ये भी sin x किया। यदि आप sin x प्लस 6 पाई करोगे तो भी ये sin x आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे आप चले जाएंगे। तो यदि आप इस डेफिनेशन से कंपेयर करें तो पीरियड 2 पाई भी है, पीरियड 4 पाई भी है, पीरियड 6 पाई भी है। मतलब मैं जो बोल रहा हूं उसको यदि आप ग्राफिकली समझो तो sin x फंक्शन का ग्राफ आपने ऐसा बनाया 0 से लेके 2 पाई तक।
अब इसी ग्राफ को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा आगे, क्योंकि साइन एक्स केवल ऐसा रिपीट होता है। अब इसको आप कॉपी पेस्ट करते जाओ, आपको पूरा का पूरा जो है साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। ये देखिए अगली जो लेंथ आएगी वो फिर ऐसी आएगी, ये 0 से 4 पाई हो गया। इसी को आगे पीछे पेस्ट करते जाओगे तो पूरा साइन एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। मतलब आप ये देख रहे हो कि साइन एक्स की इतनी वैल्यू जो है वो 2 पाई लेंथ के बाद रिपीट हो रही है। ये लेंथ 2 पाई। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं यदि यहां से इसको कॉपी यहां तक कर लूं 4 पाई, अब मैं 4 पाई तक पूरा कॉपी करने के बाद उसको कॉपी पेस्ट करूंगा तो भी यही ग्राफ मिलेगा। मैं 6 पाई तक कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो भी यही ग्राफ मिलेगा। मैं 8 पाई तक कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो भी मेरे को, मैं 100 पाई तक कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो मेरे को साइन एक्स का ग्राफ तो और जल्दी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब जो वैल्यू 2 पाई लेंथ के बाद रिपीट हो रही है, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वो 4 पाई पे भी रिपीट होगी, वो 6 पाई पे भी रिपीट होगी, वो 8 पाई पे भी रिपीट होगी, पाई के हर इवन मल्टीपल पे ये रिपीट होगी। तो इस हिसाब से तो 2 पाई भी पीरियड हो गया, 4 पाई भी पीरियड हो गया, 6 पाई भी पीरियड हो गया, 8 पाई, 10 पाई, n पाई, 2n पाई पीरियड हो गया इसका। तो आपको जब पीरियड लिखना होगा इस क्वेश्चन में, इस हिसाब से तो किसी बच्चे का आंसर 2 पाई आएगा, किसी का 4 पाई, किसी का 6 पाई, इसलिए एक वर्ड वहां पर डाल दिया फंडामेंटल पीरियड। तो हमेशा यू हैव टू राइट द शॉर्टेस्ट लेंथ, वो छोटे से छोटा लेंथ जिसमें फंक्शन अपनी वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि वो छोटे से छोटी लेंथ जो है, जो लीस्ट वैल्यू ऑफ द इंटरवल है, वो है 2 पाई। और इसलिए अपन यहाँ पर फंक्शन का जो पीरियड पूछा जाएगा तो भी 2 पाई लिखोगे, फंडामेंटल पीरियड पूछा जाएगा तो भी 2 पाई लिखोगे। मतलब फंडामेंटल पीरियड इनडायरेक्टली पीरियड को डिनोट करता है। और आगे से कभी किसी क्वेश्चन में आपको पीरियड पूछा जाएगा तो यू हैव टू राइट इट्स शॉर्टेस्ट लेंथ। आप कोई सा भी लेंथ नहीं लिखेंगे, 4 पाई 6 पाई इसका आंसर नहीं करेंगे। हमेशा यू हैव टू राइट द स्मॉलेस्ट लेंथ, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ, वो आपको लिखना है। तो इसलिए इस साइन एक्स फंक्शन का पीरियड हम 2 पाई मान के चलेंगे, क्योंकि 2 पाई ये वो सबसे छोटी लेंथ है जो कि साइन एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स को सेटिस्फाई कर रही। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला छोटे से छोटा वैल्यू ऑफ द इंटरवल इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड। सो पीरियड और फंडामेंटल पीरियड को आप अच्छे से समझ जाइए। मतलब किसी फंक्शन का पीरियड एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड एक और केवल एक होगा। मैं ये यदि पीरियड पूछूं तो 2 पाई भी इसका पीरियड है, 4 पाई भी पीरियड है, 6 पाई भी पीरियड है, 8 पाई भी पीरियड है। लेकिन जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे तो आप 2 पाई पे टिक करेंगे। मतलब व्हेन यू हैव टू राइट द पीरियड ऑफ द फंक्शन देन वी हैव टू राइट ओनली इट्स स्मॉलेस्ट लेंथ। ये याद रखें। मतलब कोई क्वेश्चन आएगा सिंगल चॉइस क्वेश्चन का, साइन एक्स का पीरियड पूछा जाएगा और ऑप्शन में मैं 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई दूंगा तो आप 2 पाई पे टिक करोगे। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। छोटे से छोटा लेंथ लिखा जाता है। अब आपको कोई डाउट हो इसमें, क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, इतनी बात। चलिए, सो यहाँ पर अगले पेज पर ये पीरियडिक फंक्शन का डेफिनेशन है। और इन नेक्स्ट पेज here we write some standard functions with their periods. कुछ फंक्शन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ टेबल में, ये आपको बड़ी हेल्प करेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीरियडिक फंक्शन के। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। नेक्स्ट हेडिंग है some standard results on periodic function. Some standard results on periodic functions. तो यहाँ पर 3 कॉलम बना, टेबल बना रहे, जिसमें अपन फंक्शन लिखेंगे स्टैंडर्ड,
और उनके पीरियड लिखेंगे साथ में और एक सीरियल नंबर का कॉलम। सबसे पहला साइन, कॉस, सेक और कोसेक, इन फंक्शन के पीरियड 2 पाई होते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, पीरियड ऑफ दीज फंक्शंस आर 2 पाई। और इसमें जो फंक्शन tan x और cot x हैं, इनका पीरियड पाई। आपने साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट सबके ग्राफ बनाए हैं और इनके ग्राफ को देख के आप पहचान सकते हो कि इन सब का जो पीरियड है 6 में से इन 4 का पीरियड 2 पाई होता है। ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। केवल टैन और कॉट फंक्शन ऐसे हैं जो पाई लेंथ के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। टैन का या कॉट का ग्राफ आप किसी एक का देख लो तो आपने इस तरीके से ये कॉट एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाया है। ये 0 से पाई लेंथ के बाद रिपीट होते हैं। और यदि आप साइन का या कॉस का या कोसेक का या सेक का ग्राफ देख लें तो वो 2 पाई लेंथ के बाद रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। इनका पीरियड अपन ग्राफिकली इनको बता दे रहे हैं कि सबसे छोटी लेंथ पाई है टैन और कॉट के लिए जिसमें वो रिपीट होता है, और सबसे छोटा लेंथ 2 पाई है ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, साइन, कॉस, सेक, कोसेक। दूसरा जो है ये बात थर्ड, पीरियड ऑफ साइन पावर n, कॉस पावर n, सेक पावर n और कोसेक पावर n, इनका जो पीरियड, मैं इन पे कोई पावर लगा रहा हूँ। अब n आपका कोई नेचुरल नंबर है, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, तो ये दो बातें होंगी। तो इसका पीरियड 2 पाई होगा इफ n इज ऑड, और पीरियड पाई होगा इफ n इज इवन। ये दो बातें हैं। ये दो बातें सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट के लिए, कि जो पावर आपने लगाया है वो पावर यदि इवन हो जाए तो पीरियड पाई हो जाता है, आधा हो जाता है। यदि पावर ऑड लगाई है आपने तो पीरियड जो है वो 2 पाई रहेगा। जैसे साइन क्यूब का पीरियड 2 पाई है, साइन पावर 4 का पीरियड पाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर का पीरियड पाई हो जाएगा, साइन पावर 5 का पीरियड 2 पाई रहेगा, साइन पावर 6 का पीरियड पाई हो जाएगा। यदि पावर इवन है तो पीरियड पाई हो जाएगा, यदि पावर ऑड है तो पीरियड रिमेन्स एज सच पीरियड में। क्योंकि जैसे आप साइन एक्स का ग्राफ जानते हो, साइन स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करोगे तो साइन स्क्वायर का ग्राफ, ये देखिए ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है। तो साइन एक्स 2 पाई तक रिपीट होता है, 2 पाई लेंथ में रिपीट होता है। यदि मैं साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर इज लाइक दिस। साइन स्क्वायर जो है वो अब पाई लेंथ पे रिपीट होना शुरू कर देता है। तो ये साइन स्क्वायर का ग्राफ है। हर जगह सेम रीजन है। लेकिन यदि आप टैन और कॉट की इनकी बात करते हो, मतलब इसी में फोर्थ रिजल्ट ये है कि मैंने 6 में से यहाँ 4 लिखे, लेकिन जब आप टैन पावर n या फिर कॉट पावर n ऐसे फंक्शन लोगे, इनका पीरियड लिखोगे तो इनका पीरियड हमेशा पाई रहता है इफ n इज इवन या फिर ऑड। चाहे आप पावर इवन लगाओ चाहे ऑड लगाओ, tan x फंक्शन जो है वो हमेशा, जैसे आपने tan x फंक्शन का ग्राफ देखा है, ये tan x फंक्शन का ग्राफ है π/2 और ये -π/2। -π/2 से π/2 तक लेंथ देखो तो पाई है, इसलिए अपन ने लिखा है tan और cot का पीरियड पाई होता है। लेकिन अब अपन जैसे tan स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करें तो स्क्वायर लगा दिया तो कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, या जितनी वैल्यू नेगेटिव है, ये tan x का ग्राफ है, यदि अपन tan स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो tan स्क्वायर का ग्राफ जो है वो ऐसा, मतलब जो वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं अब वो वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। और कभी भी आप देखोगे ग्राफ पाई लेंथ पे ही रिपीट हो रहा है। तो चाहे पावर इवन लगाओ चाहे पावर ऑड लगाओ, tan और cot हर कंडीशन में पीरियड पाई देते हैं। सर n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है? हाँ, n हमेशा नेचुरल नंबर होगा। सर इंटीजर भी तो हो सकता ना, 0 को छोड़ के? इंटीजर बोले तो -1 -2
नहीं तो अभी तो मैं नेचुरल की बात कर रहा हूँ। जब नेगेटिव आएगा उसमें क्या फर्क, जब डिनोमिनेटर में फंक्शन आएंगे वो अलग से प्रॉपर्टी आपको लिखाएंगे, ठीक है। और आप यदि -2 ले ले तो बात वही होगी कि 1/sin² x को अपन cosec² लिख सकते हैं, जो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। हाँ सर वही, ओके। हाँ। और फिफ्थ केस ये है कि जब आपका इन सभी फंक्शन पर मॉड्यूलस फंक्शन लग जाएगा, जैसे mod sin x, mod cos x, mod tan x, mod cosec x, mod cot x, और लास्ट में बचा फंक्शन mod sec x। तो इन सभी का पीरियड का कंडीशन है फाइनल। तो इतने रिजल्ट से फाइनल कंक्लूजन हमारा ये पहुंचा कि tan और cot का जो पीरियड है हर कंडीशन में पाई रहेगा। केवल tan आए या tan पे कोई इवन पावर आए या tan पे केवल ऑड पावर आए या फिर tan पे मॉड लग के आए, tan और cot के पीरियड हर कंडीशन में पाई और पाई ही रहेंगे। इनसे अपन ने ये कंक्लूजन पहुंचा। ग्राफिकली आप ये सबको बड़े आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। अगली बात जो है, जो एक और फंक्शन आपको मैंने बताया था जो पीरियडिक है, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 6। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसी नंबर में से आप उसका इंटीजर पार्ट हटा देते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट बनता है। और आपने देखा था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से लाइनें आती हैं जिनका रेंज क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 तक होता है। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है हर 1 यूनिट लेंथ के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। और आपने ये भी प्रॉपर्टी देखा था, इसका रीजन ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 के बराबर होगी, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 के बराबर होता है। मतलब यदि आप यहाँ पर कोई इंटीजर ऐड कर दो तब भी कोई फर्क नहीं आता, वैल्यूज हमेशा सेम आती हैं। एंड ड्यू टू दिस रीजन इस फंक्शन का जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 1। सो पीरियड ऑफ दिस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज 1। और जितने भी एल्जेब्राइक फंक्शन है जैसे x² हो गया या कोई स्ट्रेट लाइन हो गई 2x प्लस 3 या रूट x फंक्शन हो गया, ये सब एल्जेब्राइक फंक्शन कहलाते हैं। दे आर नॉट पीरियडिक, मतलब इनका पीरियड डिफाइन नहीं है। यदि मैं कोई स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो स्ट्रेट लाइन का जो पीरियड है दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये पीरियडिक फंक्शन नहीं होते हैं। सो यहाँ पर 7th अपन केस लिख रहे हैं कि एल्जेब्राइक फंक्शन that means 2x plus 3 x square square root x x cube etc. इनका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, दे आर नॉट पीरियडिक फंक्शन। log x हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है। ये ग्राफ मतलब एक बार बढ़ना, मतलब सीधा सीधा आप ये समझ सकते हो यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तब वो पीरियडिक नहीं होगा। पीरियडिक फंक्शन के लिए फंक्शन को रिपीट करना वैल्यू अपनी जरूरी है, और वैल्यू रिपीट तभी होगी जब ग्राफ कर्व होके फिर से नीचे आएगा, सेम वैल्यूज मिलना चाहिए। तो यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है तो फिर वो पीरियडिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप देखोगे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इनमें ये जो फंक्शन है ये अपनी वैल्यूज को सर्टेन लेंथ के बाद रिपीट करते हैं, इसलिए इनको पीरियडिक बोल रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई सा भी, या तो आप स्ट्रेट लाइन ले लो या फिर x² ले लो या रूट x या x क्यूब, ये कोई भी फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए दे आर नॉट पीरियडिक फंक्शन, ठीक है। तो इनके पीरियड एग्जिस्ट नहीं करते, पीरियड डज नॉट डिफाइन। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे। कुछ और बहुत बेसिक बातें हैं जो पीरियडिक फंक्शन में आपको आगे हेल्प करेंगी, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिलहाल इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो कुछ स्क्रीनशॉट ले लें। सिक्स्थ वाले का पीरियड बताना। किसका? सिक्स्थ वाले का 6 वाला तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, आप चाहो तो इसका ग्राफ प्लॉट कर देना यहाँ साइड में।
इस तरीके से ग्राफ बनाया था आपने पीरियडिक फंक्शन का, 1 लेंथ के बाद इसका ग्राफ जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन पीरियडिक हो गया विथ पीरियड 1। समझ गया कुणाल? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी कोई डाउट होगा मन में तो पूछिए। चलिए पेज नंबर 7। तो अब ये देखिए, इसमें लिखेंगे सेकंड, अपन यहाँ पर बात बता रहे हैं आपको, ये प्रॉपर्टीज है पीरियडिक फंक्शन। जब अपन सारी प्रॉपर्टीज खत्म कर लेंगे तब पीरियडिक फंक्शन के क्वेश्चन आप अच्छे से बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज अच्छे से समझना आपको जरूरी है, और कल अपन प्रॉपर्टीज को खत्म करेंगे। आज शुरू कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, खत्म नहीं हो पाएंगी आज। लेकिन एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी शुरुआत करते हैं कि हमने यहाँ पर मान लिया लेट एफ एक्स इज पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड कैपिटल टी। इफ function fx is periodic function with period capital T। fx हमारा कोई पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड हमने t माना। देन पीरियड ऑफ fx plus minus c, period of c into fx, period of f of x plus minus c, period of a fx plus b या a fx minus is t, is t, is t। Fifth case, period of f of ax plus minus b is c upon 1। यह है प्रॉपर्टी। अब आप इसको समझिए कि fx हमारा कोई पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कैपिटल t। तो किसी फंक्शन का पीरियड तब तक अफेक्ट नहीं होता है जब तक उसका कोएफिशिएंट ऑफ x चेंज नहीं होता है। पीरियड ऑफ एनी फंक्शन इज ओनली अफेक्टेड व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ x चेंज। आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में मैंने ओवरऑल फंक्शन में कोई नंबर ऐड किया है या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, फंक्शन का पीरियड t था, इस केस में भी पीरियड t ही रहा। मैंने फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी पीरियड t है। मैंने फंक्शन के अंदर वेरिएबल में कोई नंबर ऐड किया, इनपुट में चेंज किया तो भी पीरियड t है। मैंने फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस b कर दिया तो भी पीरियड t है। बट इन दिस केस आप देखें ये 4 केस में और इस केस में फर्क केवल इतना है कि इन चारों केसेस में कहीं भी x का कोएफिशिएंट चेंज नहीं हुआ। फंक्शन जिस वेरिएबल पर अप्लाई है वो वेरिएबल का कोएफिशिएंट चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, केवल इस जगह पर आकर x का कोएफिशिएंट a हो गया और इसलिए पीरियड जो है वो t डिवाइडेड बाय मॉड हो गया।
क्योंकि पीरियड जो है वो लेंथ होती है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए अपन यहाँ पर इसकी जो भी कोएफिशिएंट होगा उसकी मॉड्यूलस वैल्यू से डिवाइड करें। तो ओवरऑल इस प्रॉपर्टी में कंक्लूजन ये है कि किसी फंक्शन का पीरियड इज ओनली अफेक्टेड व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स चेंज। जब तक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स चेंज नहीं होगा तब तक फंक्शन का पीरियड भी चेंज नहीं होता है। मतलब बात ऐसी है कि आप ये जानते हो, मैं एफ एक्स की जगह पर जैसे साइन एक्स की बात करूं, आप जानते हो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, मैं फंक्शन को साइन एक्स ले लिया और पीरियड 2 पाई ले लिया। अब यदि इसके एग्जांपल के तौर पे मैं साइन एक्स फंक्शन में कोई नंबर ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं, मतलब साइन एक्स प्लस 2 करूं या साइन एक्स माइनस 2 करूं, तो इससे होगा क्या कि साइन एक्स जो ग्राफ साइन एक्स मिलता है 2 ऐड करने से क्या है कि ये ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होने के बाद भी चलेगा ऐसा ही, मतलब तब भी वो 2 पाई लेंथ के बाद रिपीट करेगा। तो साइन एक्स प्लस 2 पाई, साइन एक्स प्लस माइनस 2 का पीरियड अभी भी जो है वो कितना रहेगा, 2 पाई। मैं साइन एक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैं 2 साइन एक्स का ग्राफ, तो 2 साइन एक्स इस फंक्शन का पीरियड भी 2 पाई रहेगा। 2 साइन एक्स का मतलब क्या हुआ, अपन जानते हैं साइन एक्स की रेंज है -1 से +1, इस तरीके से चलती ये साइन एक्स का ग्राफ। अब यदि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेंज -2 से +2 हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा ज्यादा चलेगा, ये 2 साइन एक्स का ग्राफ हो गया, लेकिन रिपीट तो वो 2 पाई लेंथ पे ही कर रहा है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ। अब यदि आप इनपुट में कोई नंबर ऐड या सबट्रैक्ट करते हो, जैसे मैं आपको साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ, तो साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ क्या होगा कि ये जो साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ है, अब ये 2 यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये जो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा चल रहा है, इसमें 2 ऐड करने का मतलब क्या है, ये 2 यूनिट पीछे चला जाएगा। 2 यूनिट पीछे क्यों जा रहा है, क्योंकि जो साइन एक्स पहले 0 पे 0 होता था, आप जानते हो ना साइन 0 0 होता है, वो अब 0 कितने पे होगा, वो अब 0 होगा -2 पे। तो इसलिए जो साइन एक्स का पूरा ग्राफ है उसको 2 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दीजिए, तो ग्राफ तब भी ऐसे ही मूव करेगा। तो इसका मतलब यह है कि ग्राफ 2 यूनिट पीछे चला गया, लेकिन रिपीट तो फिर से वो 2 पाई लेंथ पे होगा, तो अभी भी पीरियड कितना होगा, 2 पाई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन एक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और कोई नंबर ऐड भी करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि 2 साइन एक्स प्लस 2, इसका मतलब क्या हुआ, रेंज उसका डबल हो गया और वो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट भी हो गया, तो तभी भी लेंथ वो 2 पाई के बाद ही रिपीट करेगा फंक्शन, तो भी पीरियड कितना होगा। लेकिन इस एक पर्टिकुलर केस में, जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि भाई साइन 2x का ग्राफ कितना होगा, ये बताओ जरा, तो पीरियड पाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन x जो पहले π/2 पर 1 होता था, साइन π/2 1 होता है, अब वो π/4 पे 1 हो जाएगा, मतलब अब जो ग्राफ है वो श्रिंक हो जाएगा। साइन एक्स का जो ग्राफ है वो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ये 0 है, ये पाई है। अब आप जब साइन 2x का ग्राफ बनाओगे तो इतना सा याद रखना कि जब आपको साइन 2x का ग्राफ बनाना हो या साइन 3x का बनाना हो या साइन 4x का बनाना हो या साइन 10x का बनाना हो, जिस भी मल्टीपल का ग्राफ बनाना है, केवल एक बात छोटी सी करना, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड कर देना ये पूरी वैल्यूज को, 0/2 0 हो जाएगा, π/2 और 2π/2 कितना हो जाएगा। ये साइन 2x का ग्राफ है, ये साइन 2x का ग्राफ। अब आप देख रहे हो साइन 2x का ग्राफ 0 से पाई तक अपनी वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को रिपीट कर देता है, इसलिए पीरियड जो है वो पहले जो 2 पाई था वो 2 पाई का आधा होकर कितना बन गया, पाई बन गया। ठीक है, सो इसी कारण से जब तक x का कोएफिशिएंट चेंज नहीं होता तब तक पीरियड चेंज नहीं होता, और जब x का कोएफिशिएंट चेंज हो जाए तो जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से पीरियड को उठा के डिवाइड कर, तो दिस इज पीरियड ऑफ साइन 2x पाई। तो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई इनको एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिन पर हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। कल प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे और जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और ज्यादा ये प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी और पीरियड का कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, टेक दी स्क्रीनशॉट, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। हाँ बोलो मानसी।
सर साइन एक्स प्लस माइनस 2 का मतलब ये हुआ कि उसकी रेंज +3 से -3 यानी रेंज उसकी बड़ी। साइन 2x प्लस 2 का मतलब ये हुआ कि साइन x का ग्राफ +2 करोगे तो 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा और -2 करोगे तो -2 यूनिट नीचे चला जाएगा। ग्राफ हमेशा -1 से +1 ही मूव करेगा। तो यदि आप दो उसमें ऐड कर रहे हो तो +2 के केस में जो रेंज है, जो पहले -1 से 1 होती थी, अब उसमें आपने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया तो वो +1 से 3 हो जाएगी। तो साइन x प्लस 2 का जो रेंज है वो 1 से 3 आएगा, क्योंकि ग्राफ 2 यूनिट ऊपर चला गया है। तो पहले जो -1 से +1 में मूव कर रहा था, अब वो मूव कहाँ से करेगा? 1 से लेके 3 तक मूव करेगा। और साइन x -2 में क्या होगा? बोथ साइड -2 कर दोगे, तो अब जब बोथ साइड -2 करोगे तो रेंज -1 से -3, मतलब -3 से -1 हो जाएगा। ठीक है मानसी? ओके सर, हाँ, तो मतलब रेंज ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, ऊपर शिफ्ट +2 में ऊपर शिफ्ट होगा, -2 में नीचे शिफ्ट होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ हाँ बोलो। सर, एपीपीएस के आंसर चाहिए। एपीपीएस के आंसर आंसर की दी होगी ना उसमें, एपीपीएस में नहीं दिए सर। आंसर की मैं बोल देता हूँ, आकाश को डाल देगा ग्रुप में। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। सो बाय एवरीवन, मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय सर। बाय बेटा, बाय एवरीवन।